हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि प्रथम त्रयन का युद्ध और द्वितीय त्रयन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। ज़्यादा उसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, आपको मैंने कहानी के माध्यम से सब कुछ समझा दिया था। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रणथंभौर के चौहान है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आगे हम चर्चा करेंगे रणथंभौर के चौहानों के बारे में। दोस्तों, इसको आपस एक डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहता हूँ। देखेंगे आप, डायग्राम के अनुसार देखेंगे कि अजमेर के चौहान किस प्रकार से रणथंभौर के अंदर शिफ्ट होते हैं, किस प्रकार से शिफ्ट होते हैं, और यहाँ से शाखा अजमेर से रणथंभौर किस प्रकार से चली जाती है और वहां जाकर गोविंदराज के द्वारा रणथंभौर की स्थापना की गई। दोस्तों, इसको मैं समझाऊंगा आपको डायग्राम के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डायग्राम है। डायग्राम से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जिस प्रकार से ये हमारा अजमेर है, अजमेर के अंदर दोस्तों देखेंगे तो अजमेर के अंदर जो शासन किसका था, पृथ्वीराज का था। कहाँ का? पृथ्वीराज का शासन था। पृथ्वीराज तृतीय का शासन था यहाँ पे। तो पृथ्वीराज की जो हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है? मोहम्मद गौरी के द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है दोस्तों? हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। जब मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज की हत्या कर दी जाती है तो इनके पुत्र का नाम था दोस्तों गोविंदराज। क्या नाम था इनके पुत्र का नाम दोस्तों? गोविंदराज। यहाँ पुत्र का नाम देखेंगे दोस्तों, क्या नाम था? गोविंदराज। गोविंद राज। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे कौन? गोविंदराज। गोविंदराज दोस्तों यहाँ से किसके पास चला जाता है? देखेंगे किसके पास चला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। किसके पास चले जाते हैं यहाँ से? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि गलती हो गई है, अब हमारे को जो ये अजमेर का शासन है हमारे को दे दो। क्या? अजमेर का शासन हमारे को दे दो और हम आपस में क्या कर देते दोस्तों? संधि कर देते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वापस मोहम्मद गौरी को जाके ये बात बताते हैं। मोहम्मद गौरी को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हाँ यार, हमारी क्या वहाँ पे सेवा करेंगे, जो इसके बहाने हमारे को लगान भी देते रहेंगे और वहाँ का शासन भी ये इनको हम दे देते हैं, ताकि हमारे ये मतलब नीचे काम करते रहे। तो इस प्रकार से गोविंदराज को यहाँ का जो प्रशासक है, यहाँ गोविंदराज को यहाँ का शासक अजमेर का क्या बना देते दोस्तों? शासक बना देते हैं यहाँ से। जब गोविंदराज यहाँ का शासक बनता है तो इस बात का सबसे जो बुरी बात लगती है, किसको लगती है? गोविंदराज के चाचा पृथ्वीराज के भाई, जिनका नाम दोस्तों मैंने आपको बताया था हर राय। क्या नाम था दोस्तों? हर राय। इस बात का दोस्तों किसको बुरा लगता है? हर राय को बुरा लगता है। किसको लगता है? हर राय को बुरा लगता है। और हर राय यहाँ से गोविंदराज को क्या कर देता है दोस्तों? यहाँ से भगा देता है। क्या करता है? हर राय को यहाँ से भगा देता है और इनको गोविंदराज को बोलता है कि इन्होंने आपके पिता की हत्या की थी और आप इनकी अधीनता स्वीकार कर रहे हो और इनके नीचे काम कर रहे हो, ये बहुत ही गलत है। इन्होंने हमारे भाई की मतलब हत्या की थी। ठीक है, तो ये इनको गोविंदराज को यहाँ से भगा देते हैं। गोविंदराज जब यहाँ से भाग के चले जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद में रणथंभौर के अंदर दोस्तों क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। किसकी? रणथंभौर की दोस्तों स्थापना करते हैं। 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। कौन? गोविंदराज। ठीक है, अब जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो किसके ऊपर करेंगे? रणथंभौर के चौहान। दोस्तों, ये रणथंभौर के चौहान कब स्थापना की थी? 1194 ईस्वी में। मैंने आपको बता दिया। अजमेर के अंदर वापस देखेंगे कि वहां का प्रशासक पृथ्वीराज के बाद में वहां का शासक गोविंदराज को बनाया जाता है। गोविंदराज की जो यहाँ से हर्राय जो है इनको यहाँ से भगा देता है। जब यहाँ से भगाता है तो वहां से हर्राय गोविंदराज वहां से भाग के वह रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करते हैं। अब पढ़ेंगे हमारी क्लास को वापस विधिवत से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि रणथंभौर के चौहान किसके? रणथंभौर के चौहान 1194 में पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। रणथंभौर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता। रणथंभौर के चौहानों की जो कुल देवी है दोस्तों कौन है? शाकंभरी माता। यहाँ गोविंदराज का शासनकाल देखेंगे। गोविंदराज का शासनकाल 1194। ठीक है, रणथंभौर में चौहान वंश की दोस्तों क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? चौहान वंश की स्थापना करते हैं। कौन? गोविंदराज। गोविंदराज के जो बाद अगला राजा बनता है जिनका नाम है दोस्तों वीर नारायण। क्या नाम था? वीर नारायण।
जिनका नाम था वीर नारायण। इल्तुतमिश के आक्रमण में असफल किया। इल्तुतमिश के आक्रमण को क्या किया? असफल किया। किसके आक्रमण को? इल्तुतमिश के आक्रमण को। दोस्तों यहां तक हमारा हो गया था। फिर अगले जो शासक देखेंगे उनका नाम है दोस्तों, क्या नाम है? बाघभट्ट। क्या नाम है दोस्तों? बाघभट्ट। बाघभट्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय ने बलबन के नेतृत्व में 3 बार असफल आक्रमण किया। क्या किया? असफल आक्रमण किया। नासिरुद्दीन महमूद सेकंड ने बलबन के नेतृत्व में 3 बार किया दोस्तों असफल आक्रमण किया था। अगले जो शासक आते हैं जिनका नाम है दोस्तों जय सिम्हा। क्या नाम है? जय सिम्हा। जय सिम्हा 1250 से 1282 तक यहाँ तक रहे थे। फिर देखते अगला जो शासक आया था हमीर। सबसे शक्तिशाली, सबसे मतलब जो यहाँ का जो शक्तिशाली शासक था जिनका नाम है हमीर। हमीर को थोड़ा विस्तार से देखेंगे हमारी इसी क्लास के अंदर, पढ़ेंगे हमारे अगले पेज के अंदर। दोस्तों जो हम अगले शासक पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम दोस्तों क्या है? हमीर। हमीर की जानकारी दोस्तों देखेंगे, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। हमीर के पिता का नाम दोस्तों क्या देखेंगे? जेतर सिंह। नाम क्या था? जेतर सिंह। गुरु का नाम था राघवदेव। गुरु का नाम क्या था? राघवदेव था। इनके आश्रित जो कवि थे उनका नाम देखेंगे विजयादित्य। क्या नाम था दोस्तों? विजयादित्य। आगे देखेंगे इनकी रानी का नाम देखते हैं तो इनकी रानी का नाम रंगदेवी है। क्या नाम है? रंगदेवी है। एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था पद्मलायाम, देवल देवी भी कहते थे दोस्तों। इनके द्वारा अमीरठ चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया और अमीर महाकाव्य जो है नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। अमीर रासो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था? तो अमीर रासो दोस्तों जोधराज के द्वारा। किसके द्वारा? जोधराज सरंदर के द्वारा लिखा गया था। और अमीर प्रबंध कैलाश अमृत के द्वारा लिखा गया था। अमीर रायन जो है वो किसके द्वारा? बाउंड व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? बाउंड व्यास के द्वारा लिखा गया था। ये इस प्रकार से इनकी जानकारी जो अमीर की जो जानकारी हमें इन ग्रंथों से मिलती है, अमीरठ और उसके बाद अमीर महाकाव्य, अमीर रासो और अमीर प्रबंध और अमीर रायन के अंदर। दोस्तों इनके जो वापस देखेंगे जो किस किस के अभियान, किस किस के खिलाफ इनके युद्ध हुए, किस खिलाफ इनके अभियान चले थे, तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी, एक के चाचा, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी। इनके समक्ष जो पहला इनका जो हुआ था आक्रमण इनके ऊपर जो हुआ था जो 1290 ईस्वी में। कब हुआ था? 1290 ईस्वी के अंदर जलालुद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण किया था? हमीर देव पर आक्रमण किया था। जब इन्होंने इस पर आक्रमण किया तो सबसे पहले इनके जो रास्ते में दुर्ग पड़ता है जिनका नाम है दोस्तों जाहिन दुर्ग। क्या नाम है? जाहिन दुर्ग है। जाहिन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की दोस्तों कुंजी कहा जाता है। जिस प्रकार से किसी भी किले पर आप आक्रमण करोगे तो उसके रास्ते में पहले आने वाला जो दुर्ग है उसको जाहिन जो उसको कुंजी कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले जब आक्रमण करेंगे तो जाहिन दुर्ग पर जब तक आक्रमण करेंगे, यहां से जब आक्रमण करेंगे पहले इसको जीत लेंगे, तब तक सामने वाले रणथंभौर किले के है जो वहां के सैनिक वगैरह व्यवस्था वगैरह सब अच्छी तरीके से मतलब उनकी व्यवस्था की जाए। इससे पहले सबसे पहले इनको किसको जीता था? जाहिन दुर्ग को दोस्तों यहाँ पे जीता था। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। दोस्तों जाहिन दुर्ग को जीतने के बाद में यहाँ का प्रशासक गुरुदास सैनी को नियुक्त किया गया। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जाहिन दुर्ग जीतने के बाद में यहाँ का जो प्रशासक था दोस्तों गुरुदास सैनी को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? जलालुद्दीन के द्वारा। दोस्तों 1290 से 1291 के बीच में यहाँ पे आक्रमण हुआ था के समय जेके ने अधिकार कर लिया और यहाँ पर अधिकार जो रहा 1290 से लगाकर 1291 तक यहाँ पर जो अधिकार रहा था किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। दोस्तों और दोस्तों यहां से हारने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी आगे बढ़ता है और मारवाड़ की तरफ जाता है। कहां जाता है? वापस मारवाड़ की तरफ चला जाता है और वहां भी एक दो राजा से लड़ता है। जब कोई शासक किसी अभियान के लिए चलता है तो वापस नहीं चलता है, वापस आगे आगे चलता है। तो 1290 के अंदर जब इन्होंने जाहिन दुर्ग पर आक्रमण किया था, जाहिन दुर्ग को जीतने के बाद जब ये आगे बढ़े थे, रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाए थे फर्स्ट टाइम में, फिर इन्होंने जो आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग को ये नहीं जीत पाए। उसके बाद में आगे बढ़े, मारवाड़ चले गए। मारवाड़ से जब वापस आते हैं तो 1292 ईस्वी में फिर वापस ये क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। किस पे? रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण करते। इन्होंने बोला कि जब हम फर्स्ट बार गए थे तब हम यहाँ से हार के गए थे, अब की बार सब पूरी तैयारी से चलना है क्योंकि पिछली बार भी हमारी वहां पे क्या हो गई थी? बेइज्जती हो गई थी। उनको जो सैनिकों को अच्छी तरह से बढ़ा चढ़ा के लेके आते हैं और उनको बोलते हैं अब की बार किसी भी हालत में हमारे को रणथंभौर को जीत के जाना है। रणथंभौर दुर्ग दोस्तों देखेंगे इस प्रकार से 8 प्रकार से गोल पहाड़ी से घिरा हुआ है, एकदम इतना खतरनाक है, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से सबसे खतरनाक दुर्ग है जो ये हमारा रणथंभौर दुर्ग है। आप कभी जाओगे वहां पे तो आप देखोगे इनकी जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही मतलब ये खतरनाक दुर्ग है। कौन सा? रणथंभौर का दुर्ग। दोस्तों
वापस जब चलता है ये, तो उस वक्त भी 1292 वाला ये भी वहां पे क्या दोस्तों हार जाता है। जब ये हारता है, दोनों असफल आक्रमण रहते हैं, तब जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि दोनों आक्रमण असफल होने के पश्चात जेके ने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता कि भाई अंगूर खट्टे हैं। क्या है? अंगूर खट्टे हैं। जब ये दो युद्ध हार जाता है, पहला भी असफल रहता है 1291 वाला, जब वो जहांगीर को अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन रणथंभौर को नहीं जीत पाता है, फिर मारवाड़ की तरफ जाता है। इस अभियान के दौरान जब एक बार वापस आता है, तो वापस आते तरफ एक बार वो छेड़ता है, लेकिन इस बार भी वो उस दुर्ग को नहीं जीत पाया। जब ये नहीं जीतता है, तो अपनी बेइज्जती महसूस करता है और सब जगह कहता है कि ये तो दुर्ग कुछ नहीं है, मैं इस दुर्ग को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं, कि मेरे एक मुसलमान के बाल के बराबर भी ये दुर्ग नहीं है। 1296 में एके ने जेके की हत्या की एवं उसकी पुत्री के साथ में विवाह करते हुए दिल्ली का शासक बने। 1296 ईस्वी में एके ने अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके और उनकी पुत्री के साथ में क्या किया दोस्तों? विवाह किया और दिल्ली के शासक बने। तो हम देखेंगे जो जेके के बाद अगले शासक दिल्ली के बनते हैं, कौन बनते हैं? अलाउद्दीन खिलजी, जिन्हें एके भी कहा जाता है दोस्तों। फिर अगला जो यहाँ पे अमीर पर आक्रमण होता है, एके ने बोला कि देखो वापस निकालो, लिस्ट निकालो किसकी? जेके की, किन के खिलाफ लड़े थे और कहां पे हारे। तो लिस्ट सबसे पहले नाम दोस्तों हमीर का आता है कि हमीर के अंदर इन्होंने हमीर के ऊपर रणथंभौर के अंदर दो किए थे यहाँ पे, लेकिन पहला भी असफल रहा, दूसरा भी असफल रहा। तो इन्होंने सोचा कि पहले किस पे दावा बोला जाए? हमीर के ऊपर। तो हमीर के ऊपर 1282 से 1301 के बीच में एके ने हमीर के ऊपर क्या बोला दोस्तों? दावा बोला। यहाँ पे देखेंगे 1282 से 1301 तक है, और एके का जो काल है 1296 से 1316 तक है। और इस वक्त इनके सेनापति, जिनका नाम था दोस्तों मोहम्मद शाह और कैबरू उल्गू खान और नुसरत खान, ये इनके सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। एक द्वारा हमीर पर आक्रमण के कारण दोस्तों देखेंगे कि एके के हमीर पर आक्रमण के कारण कुछ न कुछ, किसी के कुछ न कुछ कारण होते हैं। देखो अपने भी लड़ाई होती है, बिना कारण किसी से कोई लड़ाई नहीं करता है, कुछ न कुछ कारण होता है तब लड़ाई होती है दोस्तों। तो एके के द्वारा हमीर पर आक्रमण के क्या क्या कारण रहे होंगे, उस कारणों को अपन देखेंगे अपनी इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे एके द्वारा हमीर पर आक्रमण के क्या कारण रहे थे। सबसे पहला कारण था कि जेके की 2 पराजय का बदला लेना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी ने इनके ऊपर 2 जो किए थे अभियान, उस अभियान के दौरान 2 बार असफल रहा था। उस असफल का भी दोस्तों क्या करना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी बदला लेना चाहता था दोस्तों। और दोस्तों एक मुख्य कारण था कि ग्रंथ हमीर हट के अनुसार एके द्वारा हमीर पर आक्रमण का मुख्य कारण चिमना के प्रेमी मीर मोहम्मद शाह और कैबरू को हमीर द्वारा शरण देना। क्या देना? शरण देना। चिमना कौन थी? चिमना एके की पत्नी थी। कौन थी? एके की पत्नी थी, जलालुद्दीन खिलजी की बेटी थी, जो कि चिमना जो मीर मोहम्मद शाह और कैबरू जो कौन थे? सेनापति थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। इनके प्रेम में फंस जाती है और इनसे प्रेम करने लगती है। एक बार कहीं पे खड़े खड़े बातें कर रहे थे, कौन? मोहम्मद शाह और चिमना। तभी उनको एक दासी देख लेती है और ये बात जाके किसको सुनाती है? अलाउद्दीन खिलजी को, कि आपका घर तो टूटने वाला है। कि क्यों? क्योंकि आपकी जो चिमना बेगम है और मोहम्मद शाह व कैबरू से दोस्तों कि मैंने बातें करते हुए वहां पे बालकनी में देखा था। इस बात का जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है, तो अलाउद्दीन खिलजी इनको मारने के लिए आता है, मोहम्मद शाह व कैबरू को। और मोहम्मद शाह व कैबरू वहां से बड़ी मुश्किल से भाग के पीछा छुड़ा के कहां चले आते हैं? अपने हमीर के पास में। तब हमीर के पास में आते हैं, हमीर की शरण लेते हैं। तब हमीर कहता है कि मेरी शरण में आया हुआ कोई भी चाहे दुश्मन भी हो, मैं उसको शरण में जो आ गया उसको मैं यहाँ से वापस नहीं देता हूं। तो इसका मेन कारण भी यही भी था कि जो चिमना के 2 प्रेमी थे, मीर मोहम्मद और वह कैबरू, वो भी इनका मुख्य कारण था, क्योंकि हमीर के द्वारा इनको दोस्तों शरण दी गई थी। किसके द्वारा? हमीर के द्वारा शरण दी गई थी। देखेंगे कि डॉक्टर दशरथ शर्मा व हमीर महाकाव्य के अनुसार मंगरोल विद्रोही मोहम्मद शाह व कैबरू को लूटा हुआ धन लेकर हमीर के पास लेके गए थे। परिणाम स्वरूप एके ने आक्रमण किया। मैंने पहले बताया ग्रंथ हमीर हट के अनुसार, तो मैंने चिमना का प्रेम हुआ वह बताया, लेकिन यहाँ पे एक मुस्लिम जो है उसके द्वारा भी अपनी सफाई देने के लिए यहाँ पे अलग से बताया गया है कि मोहम्मद शाह ने वह कैबरू को लूटा हुआ धन जो लेकर आ रहे थे कि रास्ते में हमीर
के पास लेके गए। परिणाम स्वरूप एके ने आक्रमण किया कि ये जब जा रहे थे कि अमीर महाकाव्य के अनुसार कि मंगरोल विद्रोही एक मोहम्मद शाह व केबरू जो धन लूट के लेके आ रहे थे, ये धन लेके जाते किसके पास में, ये वापस हमीर के पास लेके जाते। इसका एके को पता चलता है और एके वापस इनको धन लेने के लिए जो इनके धोखेबाज इनको धोखा दिया था केबरू और मोहम्मद शाह ने, इसका बदला लेने के लिए भी एके के पास जाता है। अलग अलग बातें हैं लेकिन इसको आप जो भी है एक बार आप पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है हम देखेंगे कि एके का 1299 का आक्रमण होता है। 1299 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी किस पर आक्रमण करता है, ये हमीर पर आक्रमण करता है। किस पर, हमीर पर आक्रमण करता है। लेकिन ये जो आक्रमण था अनिर्णायक था। कैसा था, अनिर्णायक युद्ध रहा था। हमीर देव चौहान एक तरफ और इनके दो सेनापति, एक का नाम धर्म सिंह और एक का नाम भीम सिंह। अलाउद्दीन खिलजी दूसरी तरफ, इनके सेनापति का नाम नुसरत खान और एक का नाम उल्गू खान। ठीक है, इसमें युद्ध के दौरान भीम सिंह की दोस्तों यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाती है। हमीर देव चौहान का सेनापति था जिनका नाम था भीम सिंह, यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और वापस अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति है उनमें नुसरत खान भी दोस्तों क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ये युद्ध दोस्तों रहा था, अनिर्णायक युद्ध रहा था। किस प्रकार का युद्ध रहा था, अनिर्णायक युद्ध रहा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कब चुप बैठने वाला था, वो भी बहुत ही जिद्दी था। उसने पुनः वापस क्या किया, वापस आक्रमण करने की सोची या ठानी कि एक बार मेरे को फिर से वापस किस पर आक्रमण करना पड़ेगा, रणथंभौर पर आक्रमण करना पड़ेगा। इस प्रकार से वो एक बार पुनः वापस क्या करता है, वापस आक्रमण करता है। तो भाई जो पहला हमारा जो आक्रमण हुआ था उसके अंदर नुसरत खान, उल्गू खान इनके दो सेनापति आए थे। अब की बात तो भाई खुद आ गया, कौन आ गया, अलाउद्दीन खिलजी खुद आ गया। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे खुद आता है। यहाँ पे एके का 1301 का आक्रमण किसके खिलाफ था, हमीर और यहाँ पे एके दोनों का था। इनके जो सेनापति थे, एक का नाम था रणपर, एक का था धरतीपाल। तो जब एके यहाँ पे आता है तो यहाँ पे मतलब ये एक प्रकार से देखे तो 7 महीने तक ये डेरा यहाँ पे चला था। यहाँ पे बैठ गए थे कि अपन तो भाई अब की बार जीत जाएंगे। तो इन्होंने वहां से एके ने अमीर को भेजा कि अपन यहाँ तो संधि कर देते, यहाँ आपस में समझौता कर देते हैं, क्या लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। तो जब ये यहाँ भेजते हैं तो नहीं मानते, तो रणमल और रतिपाल को यहाँ से कौन भेजता है, अमीर किसके पास भेजता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास रणमल और रतिपाल को भेजता है कि अमीर नहीं मानेंगे। तो रणमल रतिपाल को जब यहाँ आते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी उनको इतना चढ़ाता है कि आपके मन में ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि हम भी यहाँ के रणथंभौर के राजा बने। तो रणपाल रतिपाल ने बोला कि यार आता तो है ये मन में, लेकिन जो मन में आता है वो पूरा थोड़ा ही होता है। ऐसे थोड़ा है कि मन में आया सोचा कि अपन वो राजा बन गए, ऐसा थोड़ा ही होता है। और हम ही रहे आगे और हम इतना सोचेंगे, हमारे तो मतलब सेनापति तक रखा हुआ है, राजा की तो बात साहब बहुत दूर है। तो वापस एक बताता है कि ये सब आप कुछ नहीं है, एकदम आसान है, जो मैं वैसा बोलूं वैसा आप करना। तो कुछ नहीं करना, आप हमारे को ऐसा करो कि जो दुर्ग के रास्ते है वो हमारे को बता दो। मेरे को तो ऐसा लग रहा है या तो राजस्थान के अंदर जो विश्वासघातियों की कमी नहीं थी, या फिर अलाउद्दीन खिलजी को विश्वासघात करवाना आता था। वो इनको इतना मोटिवेट करता है और ये रणमाल और रतिपाल जो है इनको जो रास्ते होते हैं वो इनको बता देते हैं। और इनके अंदर जो दुर्ग के अंदर जो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से वो धोखा करता है और रणमल और रतिपाल को बोलता है कि आप ऐसा बताओ कि इधर अंध कितना है, तो हम यहाँ 1 साल और रुक जाएंगे ताकि अंदर से सब भूख मर के मर जाएंगे। रणमल रतिपाल ने बोला कि थोड़ा कम पड़ जाए तो आप ले लेना, लेकिन ऐसी उम्मीद मत रखना कि अंदर अन्न कम पड़ जाएगा। और पानी की रही बात, तो पहाड़ों के बीच में पानी ही पानी है। तो इन बोला आप क्या कर सकते हैं। तो एके ने बोला कि आप ऐसा करो, एक ही आइडिया है, जो भी अंदर पानी के कुंड है उसके अंदर गौ का या गाय का खून मिला दो, और जो खाने योग्य है जो उसके अंदर गाय का मांस मिला दो, ताकि वहां के अंदर बैठे बैठे अपने आप ही मर जाएंगे जब तक आप पानी नहीं पिएंगे। और हिंदू है सब अंदर पानी नहीं पिएंगे और जब खाना नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, तो अपने आप अंदर ही मर जाएंगे। इस प्रकार से बहुत ही खतरनाक जो ये इन्होंने किया था रणमल रतिपाल ने हमीर साहब के साथ में जो विश्वासघात किया, मैं तो इसको बहुत ही खतरनाक गंदा मानता हूँ। बहुत ही गंदी हरकत की थी इन्होंने। किसने, रणमल और रतिपाल ने। किसके कहने पर, अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर। और ये राज के चक्कर में ही बाद में खुद को इनको ही सल्टा देता। कौन, ये अलाउद्दीन खिलजी इनको खुद को लास्ट में मार देता है कि आपको क्या चाहिए, राज चाहिए, ये रहा राज। तो इनको वापस इनको खुद को ही मार देता है। किसको, रणमल और रतिपाल को। कौन, अलाउद्दीन खिलजी।
इस प्रकार से जब वहां के किलों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो उस टाइम आमिर के जो सेनापति वगैरह कहते हैं कि यहाँ तो तेरे खून में पानी है, यहाँ तू कमजोर है इसलिए नहीं लड़ सकता है, यहाँ तो हमारे को बोल दे, हम तुम्हारे को तो मरना तो वैसे ही है, यहाँ तो बाद जाके लड़ेंगे या फिर मरेंगे, मंदिर तो मरेंगे नहीं, सामने लड़के ही मरेंगे। आप पिता ये गूंगा बनने की नाटक क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो आप लड़ो या हमारे को छोड़ो तो हम बाहर जाके उनसे लड़े। तो उस टाइम जो एक बहुत ही व्यंग्य है, तो आपको कहा जाता है, आमिर अपनी पुत्री के बारे में कहता है कि अपनी जो पुत्री होती है उसकी चिंता है, जो आमिर को मतलब एक चिंता सताती है कि हम तो केसरिया कर लेंगे, रानिया जौहर कर लेंगे, साका हो जाएगा, लेकिन जो हमारी बेटी है देवल देवी वो कुंवारी है, उसको इस जो केसरिया जो जौहर है इसके साका जो हुआ इसके अंदर मौत की सेज में कैसे सुला सकता हूँ अपनी बेटी को मैं। उस टाइम आमिर की आंखों में आंसू आते हैं, आंसू टपकते हुए आमिर बोलता है कि देख मैं कायर नहीं हूँ मने कंवरी री चिंता साले है, कि मैं कायर नहीं हूँ मना कंवरी री चिंता साले है। इन हाल में तो सुन बीरा, कि इन हाल में तू सुन मारा बीरा, कि उनका हाथ भी पीला नहीं कर सकूं, कि अभी उसकी उम्र भी नहीं है, शादी भी नहीं कर सकता, उनका हाथ भी पीला नहीं कर सकूं, कुंवारी है बिन जोर दी सेज भी नहीं सुला सकूं, कि अब वो कुंवारी है उन्हें जोर दी सेज भी नहीं सुला सकूं। इस बात को सुनकर देवल देवी बालकनी में खड़ी खड़ी ये सब सुन लेती है और मन में सोचती है कि जो ये मेरा पिता है, मेरा पिता का स्वाभिमान है, आज जो मेरा पिता ये खड़ा है, जो ये आज इनके सामने नहीं लड़ सकता, ये इसका सब कारण मैं हूं, तो इनके ही वजह से ही मेरे वजह से ही आज मेरे पिता आज झुके हुए पाग के नीचे खड़े हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये मेरी वजह से हो रहा, तो मैं खुद ही क्यों ना अपने जीवन को समाप्त कर दूं। ये सब सुन लेती है देवल दे और पास में ही बने कुंड के अंदर कूद के अपनी जान ए लीला समाप्त कर देती है। इसके बाद में जब होता है तो आमिर को पता चलता है कि देवल देवी ने अपने प्राण त्याग दिए। इतना सुनते ही जो आमिर रणथंभौर की सेना कहां पे टूट पड़ती है, रणथंभौर की सेना एक एक अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर टूट पड़ती है। इस प्रकार से राजस्थान का ये प्रथम साका हुआ था दोस्तों। राजस्थान को वीरों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान का सबसे पहला जो साका हुआ था 1301 के अंदर हुआ था, जौहर रंग देवी के द्वारा दोस्तों जौहर किया गया था और केसरिया आमिर के द्वारा दोस्तों केसरिया किया गया था। ये राजस्थान का दोस्तों प्रथम शाखा था। आमिर देवी की पुत्री देवल देवी ने पद्म तालाब में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था दोस्तों। ऐसी थी वो पुत्री दोस्तों। इस कारण से जल जौहर भी कहा जाता है। राजस्थान के अंदर प्रथम जल जौहर भी किसे कहा जाता है दोस्तों, आमिर देवी की पुत्री देवल देवी के द्वारा जो जौहर किया जाता था दोस्तों, किया गया उसे जल जौहर किया जाता कहा गया दोस्तों। इस प्रकार से एक और जल जौहर है दोस्तों, जो फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव के द्वारा अपनी गर्दन को साथ में लेकर यमुना नदी में कूद गई थी। वो भी एक जल जौहर था, लेकिन उसको इतिहास में नहीं लिखा गया। लेकिन ये पद्म तालाब में कूदकर आमिर की पुत्री देवल देवी जो अपने प्राणों का त्याग कर देती अपने पिता के स्वाभिमान के लिए, ऐसे थे राजस्थान के वीर। और हमारे देखेंगे देखो स्त्रियों को कितनी अभी महानता उस टाइम भी दी जाती थी दोस्तों। एक ने रणथंभौर की जिम्मेदारी किसको दे दी। इस प्रकार से जब केसरिया हुआ तो वहां पे क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और उस किले को जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर की सारी जिम्मेदारी उल्गू खान को दे दी। किसको दे दी? उल्गू खान को दे दी। इस साके की जानकारी हमें किससे मिलती है? अमीर खुसरो की पुस्तकों से हमें इसकी क्या मिलती है दोस्तों? जानकारी मिलती है दोस्तों। ऐसे थे हमारे वीर। देखो आपको सुन के आपका रूह कांप गया होगा, किस प्रकार से अपनी बेटी के लिए वो युद्ध नहीं लड़ रहे थे और वहां पे रणमाल और रतिपाल ने अपने ही राजा के साथ में धोखा किया था। क्या किया दोस्तों? धोखा किया। ये भी बहुत गलत था और उसके बाद में उनको कोई राजकाज नहीं मिला। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उनको मार दिया गया। ऐसा ही होना चाहिए विश्वासघातियों के साथ में दोस्तों मेरे को तो एक ही बात अच्छी लगती, आमिर देव ने किस प्रकार से अपनी बेटी को अपने आंखों के सामने मतलब इस प्रकार से मरते हुए देखा होगा और कहा था कि एक उनके ताना दिया गया कि आप नहीं लड़ सकते तो हमारे को लड़ने दीजिए। तब उन्होंने यही कहा था कि कायर नहीं हूं मने कंवरी दी चिंता साले है, इन हाल में तो सुन मारा बीरा, उनका हाथ भी पीला नहीं कर सकूं, कुंवारी है बिन जोहर दी सेज भी नहीं सुला सकूं। वाह क्या थे यार। बाकी तो चर्चा करेंगे हमारे अगले पेज के ऊपर दोस्तों यहाँ देखते हैं कि इस आक्रमण के समय एक के सेनापति कमालुद्दीन, किसको? कमालुद्दीन। एक के सेनापति कौन थे? कमालुद्दीन। और इस आक्रमण के समय आमिर के सेनापति कौन थे? रणमल रतिपाल। कौन? धोखेबाज थे। कौन थे? धोखेबाज थे। ये इन्होंने विश्वासघात किया था आमिर के साथ में। आमिर का प्रधानमंत्री कौन था? सुरजन शाह। प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? सुरजन था इनके। कौन थे?
मंत्री थे। इस आक्रमण के समय हामिर ने रणथंभोर दुर्ग के दरवाजे बंद किए। एके की सेना ने लगभग 4 माह तक घेराबंदी करके रखी। यहाँ पे क्या कर दिया, एके के आक्रमण के समय हामिर ने रणथंभोर के दुर्ग को बंद रखा और 4 महीने तक इनको बंद रखा। लेकिन रणमल और रतिपाल की वजह से ही ये युद्ध यहाँ पे साका हुआ। किसकी वजह से? रणमल और रतिपाल की वजह से यहाँ पे साका हुआ, जिन्होंने धोखा दिया था। किसको? हामिर को धोखा दिया था दोस्तों। दुर्ग में रक्षा हेतु मुख्य 2 उपकरण थे दोस्तों। उस वक्त दुर्ग इतनी ऊंचाई पर था कि जब उनके ऊपर कोई पत्थर गोले दागे जाते थे तो एक पत्थर को नीचे आने में भी दोस्तों वक्त लगता था। इस प्रकार से ये बना हुआ था। इस दुर्ग के बारे में भी कहा गया कि बाकी दुर्ग सब नंगे है, ये दुर्ग दोस्तों कैसा है? बख्तरबंद दुर्ग है। कैसा? बख्तरबंद दुर्ग है। तो इसके अंदर 2 दोस्तों उपकरण थे। एक था अरादा, इसी से नुसरत खान की मृत्यु हुई थी। अरादा एक पत्थर है जो ऊपर से गोले दागे थे, जो पहले जो प्रथम में जो युद्ध हुआ था, जो प्रथम जो आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसके अंदर 2 सेनापति भेजे गए थे, नुसरत खान और उल्गू खान। उसी पत्थर की ही वजह से, जब पत्थर ऊपर से गिरा था, गोले दागे गए थे, उस पत्थर की ही वजह से किसके? अलाउद्दीन खिलजी के जो एक सेनापति था, मैंने पीछे आपको बताया था, नुसरत खान की दोस्तों क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी दोस्तों। एक और था यंत्र जिसका नाम दोस्तों मगरनी था। क्या नाम था दोस्तों? मगरनी। मगरनी से दोस्तों क्या होता था? आग फेंकी जाती थी। उस दुर्ग के ऊपर से जब सेना नीचे खड़ी रहती थी तो मगरनी के द्वारा ऊपर से आग फेंकी जाती थी, आग के गोले बना के फेंके जाते थे। ये 2 प्रकार के उपकरण कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अरादा और मगरनी क्या है। दुर्ग से बाहर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने हेतु कौन सा उपकरण था? मगरनी। कमालुद्दीन दुर्ग ने हामिर के सेना के साथ कूटनीति अपनाकर इस दुर्ग को में प्रवेश किया और कमालुद्दीन दुर्ग ने जो ये रणपाल रतिपाल के जो कूटनीति उसके अनुसार अपनाकर सेना वापस क्या किया? दुर्ग में प्रवेश किया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हामिर ने केसरिया किया, रंगदेवी ने वहां पे जोहर किया और उसके बाद में पद्मला तालाब अन्य रानियों के साथ जल जोहर किया गया। यह राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था और रणथंभोर का शाखा 1301 में राजस्थान का प्रथम शाखा था। एके ने दुर्ग पर अधिकार के पश्चात रणमल रतिपाल वर्षोजन साल को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे विश्वासघातियों को मौत के घाट उतारना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये क्या करता? अलाउद्दीन खिलजी जो इनके साथ विश्वासघात किया था हमीद देव के चौहान, इनको लालच देके और रणमल रतिपाल को भी मौत के घाट हाथियों के पैरों के नीचे कुचलकर मार डलवा दिया। हमीद एके ने मीर मोहम्मद शाह व केबरू को अपने हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया। जो इनके बेगम के थे, चिमना के जो प्रेमी थे जिनका नाम मीर मोहम्मद शाह और केबरू, इनकी ही वजह से मेरे को तो ऐसा लग रहा है जब ये नहीं आते तो ऐसा कुछ नहीं होता। इनकी दोनों की वजह से ही ये राजस्थान का दोस्तों पहला शाखा हुआ और ये इनको क्या कर दिया जाता है? एके के द्वारा मोहम्मद शाह और केबरू को अपने हाथी के पैरों के नीचे दोस्तों क्या करवा दिया जाता है? कुचलवा कर मरवा दिया जाता है। इस विजय के पश्चात अमीर खुसरो ने कहा आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इस विजय के पश्चात अमीर खुसरो ने कहा कि देखो आज कुफर का जो गढ़ था, हिंदू राजा जो हिंदुत्व का गढ़ था, आज इस्लाम का क्या हो गया दोस्तों? इस्लाम का घर हो गया है। किसका? इस्लाम का घर हो गया है। हमीर देव चौहान रणथंभोर का अंतिम चौहान शासक था और हमीर देव चौहान थे वो थे क्या थे? रणथंभोर के अंतिम दोस्तों क्या थे? चौहान शासक थे। हमीर देव चौहान ने 9 कोटि यज्ञ भी करवाया था। दोस्तों कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 9 कोटि यज्ञ किसके द्वारा करवाया गया था? तो 9 कोटि दोस्तों यज्ञ करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था हमीर के द्वारा करवाया गया था। कौन सा? 9 कोटि यज्ञ। इसके अंदर एक पुरोहित भी कभी कभी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया था, तो आप पुरोहित लिख देना। विश्वरूप क्या नाम था दोस्तों? विश्वरूप। पुरोहित का नाम था विश्वरूप। हमीर देव चौहान का ग्रंथ श्रृंगारहार है और हमीर देव का ग्रंथ दोस्तों पूछा जाए तो कौन सा है? श्रृंगारहार है। और इसके परिणाम स्वरूप एके ने इस दुर्ग पर क्या कर दिया? अधिकार कर दिया। जब केसरिया हुआ और वहां पे जोहर हुआ तो केसरिया जोहर मिलकर शाखा हुआ। इस शाखे के पश्चात एके ने क्या कर दिया? एके ने इस दुर्ग पर अधिकार कर यहाँ का प्रशासक किसको? उल्गू खान को बनाया। किसको बनाया? उल्गू खान को बनाया। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास बहुत ही अच्छी रही दोस्तों और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस क्लास के माध्यम से यूट्यूब पर दोस्तों और भी क्लासें आपको देखिए आपने पढ़ाई जा रही है। चौहान राजवंश हो चाहे मारवाड़ राजवंश हो, कोई भी यदि आपको क्लास पढ़ाएंगे तो 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दी जाएगी। लेकिन आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे A to Z पूरी जानकारी दी जाएगी और पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है उस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। एक क्लास में शॉर्ट नहीं पढ़ाया जाता, हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एक पॉइंट टू पॉइंट व्यू से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 क्लास पढ़ाई 2 क्लास पढ़ाई चौहान वंश पूरा हो गया। ये हमारी जो क्लास थी
5 नंबर क्लास है, इससे पहले दोस्तों हमारी 4 क्लासें दोस्तों हो गई है। आपका प्यार ऐसा ही बना रहे, तो इसके साथ साथ आपके मोटिवेशन, आप जब वीडियो लाइक करते हो, कमेंट करते हो और आगे से आगे शेयर करते हो, या जब सब्सक्राइब बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे को भी मोटिवेट मिलता है। आप देख लेना यूट्यूब पर इस प्रकार से क्लासें आपको नहीं मिलेगी, एक क्लास मिलेगी चौहान वंश की या 2 मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। आप देखो यहाँ पे क्लास प्रथम, सेकंड, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये हमारी 5वीं क्लास है। मतलब आप समझ सकते हो पूरा डिटेल से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है। दोस्तों रणथंभौर के चौहान यहीं समाप्त होते हैं। इनका अंतिम शासक मैंने आपको बता दिया, रणथंभौर का अंतिम शासक कौन था, हमीर था। अगले जो देखेंगे जालोर के चौहान, ये जो जालोर के चौहान है ये चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।